गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट्स। कल की क्लास में हमने खलील की जो उलझन थी उसको पढ़ा था कि जो खलील था वो क्या चाहता था कि वो किसी भी पक्ष में न रहे। पक्ष का मतलब है कि जैसे कि उसके माता पिता थे वो अलग अलग धर्मों से संबंधित थे, लेकिन वो नहीं चाहता था खलील कि वो उस धर्म को माने, बल्कि वो एक लोकतांत्रिक देश की तरह व्यवहार करना चाहता था कि लोकतांत्रिक देश में जिस तरह चुनाव प्रक्रिया द्वारा ही अपने शासक को चुनते हैं वैसे ही लेबनान में भी होना चाहिए था। अब हमने ये तो पढ़ लिया, लेकिन अब सत्ता की जो साझेदारी के जो रूप हैं वो किस तरह के होते हैं, कौन कौन से रूप होते हैं वो देखिए कि हम अपनी जो सत्ता है उसको बंटवारा हम कैसे करते हैं। राजनीतिक सत्ता का बंटवारा नहीं किया जा सकता। हमने ये कल की क्लास में पढ़ लिया था कि पहले से जो शक्तियाँ चली आ रही थी तो हमारा ये विचार था कि एक ही व्यक्ति के हाथ में सारी शक्तियाँ रहने चाहिए। अगर वो कई व्यक्तियों के हाथ में अगर वो शक्तियाँ चली जाती है तो फैसला हमें तुरंत हम फैसले नहीं ले सकते, क्योंकि फैसला लेने की जो शक्ति है वो भी बिखर जाती है। तो अब आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अनेक रूप हो सकते हैं। उनमें से कुछ प्रचलित उदाहरण हैं। यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था के बारे में बताया है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में कौन कौन से रूप हैं सत्ता की साझेदारी का। शासन के विभिन्न अंग, ये आपको बहुत ध्यान से याद रखने हैं कि कौन सा जो शासन व्यवस्था है वो क्षैतिज कहलाता है और कौन सा ऊर्ध्वाधर कहलाता है। शासन के विभिन्न अंग जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच जो सत्ता का बंटवारा रहता है इसे हम सत्ता का क्षैतिज वितरण कहते हैं। क्या कहते हैं? सत्ता का क्षैतिज वितरण। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये आते भी हैं कि जब जैसे हमारे जो एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेटिव है और जो जुडिशरी है, इनके बीच में जब हम अपनी पावर शेयरिंग करते हैं तो इसको हम क्षैतिज वितरण कहते हैं, क्योंकि इसमें सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं। स्तर एक ही है और वो कोई भी एक दूसरे में के कामों में हस्तक्षेप यानी इंटरफेयर नहीं करते हैं। ऐसे बंटवारे से यह सुनिश्चित हो जाता है कि कोई भी एक अंग सत्ता का असीमित उपयोग नहीं कर सकता, यानी एक ही स्तर पर रहकर वो अपनी अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं लेकिन उनका कोई भी दुरुपयोग नहीं करेगा। हर अंग दूसरे पर अंकुश रखता है, यानी एक दूसरे पर वो कंट्रोल तो रखते हैं लेकिन वो इंटरफेयर नहीं करते। इससे विभिन्न संस्थाओं के बीच सत्ता का संतुलन बनता है। लोकतांत्रिक संस्थाओं के बारे में 9वीं कक्षा में पढ़ते हुए हमने देखा था कि हमारे देश में कार्यपालिका सत्ता का उपयोग करती ज़रूर है पर यह संसद के अधीन कार्य करती है, यानी जो हमारी कार्यपालिका है वो अपने सत्ता का उपयोग तो करती है लेकिन किसके अंडर में? जो हमारी पार्लियामेंट है, जो संसद है, उसके अंडर में रह के। न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करती है। तो न्यायपालिका जो कार्यपालिका है उसको कौन चुनती है, कौन नियुक्त करता है? न्यायपालिका। पर न्यायपालिका की ही कार्यपालिका और विधायिका द्वारा बनाए कानूनों पर अंकुश भी वही रखती है। न्यायपालिका ही कार्यपालिका और विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर वो अंकुश रखती है। आप सबको पता है कि जो विधायिका है वो कानून बनाती है, कार्यपालिका उसे लागू करवाती है और जो न्यायपालिका है उन कानूनों पर अपना फैसला सुनाते हैं। इस व्यवस्था को नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था भी कहते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको आप कह सकते हैं कि इसको हम क्या कहते हैं? नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था। किसमें? जब शासन का बंटवारा विभिन्न अंगों के बीच होता है, शासन के विभिन्न अंगों के बीच होता है और जो जिसको हम क्षैतिज वितरण कहते हैं, तो इस व्यवस्था को नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था कहते हैं, क्योंकि इसमें एक अंग दूसरे अंग पर नियंत्रण करता है और नियंत्रण से ही संतुलन आता है। आगे देखते हैं। अब है सरकार के विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा। अब तक हमने अंगों के बीच बंटवारा पढ़ा था, अब हम विभिन्न स्तरों पर उनका बंटवारा देखेंगे। विभिन्न स्तर जैसे पूरे देश के लिए एक सामान्य सरकार हो और फिर प्रांत या क्षेत्रीय स्तर पर अलग अलग सरकार हो। जैसे कि पूरे देश में हमारे केंद्रीय सरकार होती है, ठीक है, पर
पूरे देश के लिए बनने वाली ऐसी सामान्य सरकार को अक्सर संघ या हम केंद्र सरकार कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? केंद्र सरकार। प्रांतीय या क्षेत्रीय स्तर की सरकारों को हर जगह अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, यानी किसी क्षेत्र विशेष की जो सरकार होती है, प्रांतीय सरकार होती है, उसे हम कहते हैं राज्य सरकार। यानी अलग अलग राज्यों की अपनी अपनी सरकार होती है, तो इसे हम कहते हैं क्या? राज्य सरकार। हर देश में बंटवारा ऐसा ही नहीं, कई देशों में प्रांतीय या क्षेत्रीय सरकारें नहीं हैं। यानी कुछ देश ऐसे भी हैं जहाँ पे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट है, वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट है ही नहीं। लेकिन हमारी तरह जिन देशों में ऐसी व्यवस्था है, वहाँ संविधान में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा किस तरह से होगा। जैसे कि हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, तो यहाँ सत्ता का बंटवारा अंगों के आधार पर और स्तरों के आधार पर है। लेकिन यहाँ पर पहले ही बात का उल्लेख कर दिया गया हमारे संविधान में कि इनका जो बंटवारा है वो किस तरह से होगा। बेल्जियम में यह काम हुआ है, पर श्रीलंका में यह काम नहीं हुआ। यानी देखिए, जैसे बेल्जियम ने अपनी अपनी सरकारों को बांट लिया गया है। सरकारों को बांट लिया माना तो जहाँ पर मेजॉरिटी है वहाँ पर केंद्र सरकार काम करेगी, थोड़ी मेजॉरिटी है जो माइनॉरिटी है तो वहाँ पर राज्य सरकार काम करेगी, और जहाँ पर बहुत ही कम समुदाय के लोग हैं तो वहाँ सामुदायिक सरकार करेगी। राज्य सरकारों से नीचे के स्तर की सरकारों के लिए भी ऐसी ही व्यवस्था हो सकती है। नगरपालिका और पंचायत ऐसी ही इकाइयाँ हैं। उच्चतर और निम्नतर सरकारों के बीच सत्ता के ऐसे बंटवारे को हम ऊर्ध्वाधर वितरण कहते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर वितरण। पहले हमने क्षैतिज वितरण पढ़ा। ये आप ध्यान रखोगे कि जब अंगों के बीच बंटवारा होता है तो उसे हम क्षैतिज वितरण कहते हैं, और स्तरों पर बंटवारा होता है तो उसे हम ऊर्ध्वाधर वितरण कहते हैं। अब तीसरा जो है सत्ता का बंटवारा, वो किस आधार पर होता है? सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों, मसलन भाषाई और धार्मिक समुदायों के बीच भी हो सकता है। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार इस व्यवस्था का एक अच्छा उदाहरण है। यानी सामुदायिक सरकार जो हमने बेल्जियम में पढ़ी थी कि वहाँ पर जो अन्य भाषा भाषी लोग थे, उनको अगर ये ऐसा लग रहा था कि हमारे हित में काम नहीं हो रहा है, तो उन्होंने एक सामुदायिक सरकार बनाई थी। तो सत्ता का बंटवारा अगर हमें किसी समूह के आधार पर करना हो, भाषा के आधार पर करना हो, धार्मिक समूहों के आधार पर करना हो, तो वहाँ सामुदायिक सरकार है वो ये व्यवस्था अच्छी तरह से कर सकती है। कुछ देशों के संविधान और कानून में इस बात का प्रावधान है कि सामाजिक रूप से कमज़ोर समुदाय और महिलाओं को विधायिका और प्रशासन में हिस्सेदारी दी जाए। जैसे कि हमारा देश है जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो वहाँ पर महिलाओं को भी विधायिका और प्रशासन में हिस्सेदारी दी जाए। पिछले साल हमने अपने देश में प्रचलित आरक्षित चुनाव क्षेत्र वाली ऐसी ही व्यवस्था के बारे में हमने पढ़ा था। इस तरह की व्यवस्था विधायिका और प्रशासन में अलग अलग सामाजिक समूहों को हिस्सेदारी देने के लिए की जाती है, ताकि लोग क्या समझें कि उनकी शासन में उनकी भी भागीदारी है और वो शासन से अपने आप को अलग ना समझें। अल्पसंख्यक समुदायों को भी इसी तरीके से सत्ता में उचित हिस्सेदारी दी जाती है। सामाजिक विविधताओं को शासन में, अब सामाजिक विविधताओं यानी कि डाइवर्सिटी है हमारे समाज में, यानी अनेक धर्मों के लोग रहते हैं, है ना, अनेक भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, तो इस आधार पर क्या है, वहाँ पर विविधता है। तो सामाजिक विविधताओं को शासन में भागीदारी देने के अलग अलग तरीकों पर हम इकाई 2 में चर्चा करेंगे। अब देखिए, अब हम सत्ता का जो चौथा रूप है वो पढ़ेंगे। सत्ता के बंटवारे का एक रूप हम विभिन्न प्रकार के दबाव समूह और आंदोलन द्वारा शासन को प्रभावित और नियंत्रित करने के तरीके में भी लक्ष्य कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम सत्ता का बंटवारा करते हैं तो इसमें क्या है कि जो आंदोलन करते हैं, दबाव समूह होते हैं, जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, तो उसमें भी हम शासन को नियंत्रित करने के लिए इस तरीक़े का प्रयोग कर सकते हैं। लोकतंत्र में लोगों के सामने सत्ता के दावेदारों के बीच चुनाव का विकल्प जरूर रहना चाहिए। यानी जो सत्ता का दावेदार है, जो चाहता है कि हम अपना शासन प्रक्रिया में भाग लें, हम शासक बने, तो वहाँ पर क्या है, चुनाव प्रक्रिया ज़रूर, जो ऑप्शन है वो ज़रूर होना चाहिए। समकालीन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में यह विकल्प विभिन्न पार्टियों के रूप में उपलब्ध होता है। जैसे कि हमारे देश में विभिन्न पार्टियां हैं, जैसे बीजेपी है, आम आदमी पार्टी है ना, कांग्रेस है। तो जब चुनाव होते हैं तो इन पार्टियों के बीच में प्रतिस्पर्धा होती है, यानी कंपटीशन होती है। पार्टियां सत्ता के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करती हैं।
पार्टियों की है आपसी प्रतिद्वंद्विता ही इस बात को सुनिश्चित कर देती है कि सत्ता एक व्यक्ति या समूह के हाथ में ना रहे। एक बड़ी समयावधि पर गौर करें तो पाएंगे कि सत्ता बारी बारी से अलग अलग विचारधारा और सामाजिक समूह वाली पार्टियों के हाथ में आती जाती रहती है ना। कि जो सत्ता है कि भी किसी एक पार्टी के हाथ में नहीं रहती है। 5 साल के अवधि होती है इनकी, यानी 5 साल का जो टाइम पीरियड होता है उसमें हमारी सरकारें बदलती रहती हैं। कई बार सत्ता की यह भागीदारी एकदम प्रत्यक्ष दिखती है क्योंकि 2 या अधिक पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ती हैं या सरकार का गठन करती हैं। लोकतंत्र में हम व्यापारी, उद्योगपति, किसान और औद्योगिक मजदूर जैसे कई संगठित हित समूहों को भी हम सक्रिय देखते हैं। आपने देखा होगा कि लोकतंत्र में जो व्यापारी हैं, उद्योगपति हैं, किसान हैं, है ना, इंडस्ट्रियल जो लेबर हैं, और कई संगठित समूह भी हैं जो ऑर्गेनाइज सेक्टर से होते हैं, तो वो भी क्या करते हैं, इनको भी सरकार बनाने में उनकी भागीदारी को हम देखते हैं। सरकार की विभिन्न समितियों में सीधी भागीदारी करके या नीतियों पर अपने सदस्य वर्ग के लाभ के लिए दबाव बनाकर ये समूह भी सत्ता में भागीदारी करते हैं। तो इकाई 3 में हम राजनीतिक दल, दबाव समूह और सामाजिक आंदोलन की कार्यप्रणाली पर हम गौर करेंगे। तो आज आपका ये पाठ है ये ख़त्म हो गया है, ठीक है। तो बाकी हम अगली कक्षा में इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। गुड बाय एवरीवन, स्टे होम, स्टे सेफ।